हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। एसएससी एमटीएस 16 मई के तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन से। आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह घटना गोरखपुर में हुई थी। इस घटना में चौरी चौरा नामक पुलिस थाना था जिसमें गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी थी। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये डायग्राम दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता की पूजा हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो एक खर्ची पूजा होती है जो अगरतला में जुलाई अगस्त माह में मनाया जाता है दोस्तों। इसमें 9 मूर्तियों की पूजा एक साथ रख के की जाती है, इसे खर्ची पूजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वह प्लांट जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों एंजियोस्पर्म होते हैं, वो एंजियोस्पर्म वर्ग में आते हैं। ये कुछ फल और फूल की चित्र हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं? तो दोस्तों अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्षारीय धातु एल्केलिक मेटल कहलाते हैं और इसमें फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। एल्केलिक मेटल का डायग्राम दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा दोस्तों। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं अरविंद अडिगा जी हैं। इस पुस्तक के लिए इन्हें 2008 में बुकर प्राइज़ भी मिला था। तो दोस्तों बुक के साथ हैं अरविंद अडिगा जी, ये इनकी बुक है द वाइट टाइगर, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इसमें कुछ अन्य तथ्य हैं दोस्तों जो इस प्रकार हैं। आराम हराम नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत छोड़ो किसने कहा था? तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो दोस्तों भगत सिंह जी ने कहा था। ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो है, ये उनके नारे के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। थोड़ा मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है?
तो दोस्तों पंडित रविशंकर जी का संबंध सितार वादक हैं। ये एक मशहूर सितार वादक हैं जिन्हें भारत रत्न 1999 में तथा 1981 में पद्म विभूषण और 1967 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एक प्रख्यात सितार वादक हैं दोस्तों। यह हर पेपर में पूछा जाता है, पिछली कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है दोस्तों? तो ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इसमें कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें है ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कुछ नदियाँ अन्य हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जो इस प्रकार हैं: सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, पेरियार नदी। ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर आसाम में स्थित है? तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, कामाख्या मंदिर है जो आसाम में स्थित है। ये भगवान जी की फ़ोटो हैं कुछ दोस्तों, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये इनका मंदिर है, ये आसाम में कामाख्या मंदिर के नाम से बहुत पॉपुलर है। लोग बहुत घूमने जाते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 के भारतीय विद्रोह के किस अंतिम मुगल सम्राट को अंग्रेज़ों द्वारा बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफ़र को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। ये बहादुर शाह जफ़र द लास्ट मुग़ल एम्परर हैं ये दोस्तों। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में तथा इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 में हुई थी। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान कावड़ी अट्टम एक औपचारिक बलिदान है और भक्तों द्वारा युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान अभ्यास किया जाता है। और ये कावड़ी अट्टम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भी ये चित्र बना हुआ है दोस्तों, ये मुरुगन भगवान जी हैं ये, और लोगों द्वारा कांवड़ करते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर इसको आयोजित किया गया था। इसमें महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया था। इसमें 56 स्वर्ण के साथ टोटल 161 पदक जीते थे। और दूसरे नंबर पर हरियाणा था जिसने 41 स्वर्ण के साथ 128 पदक जीते थे। और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश था जो होस्ट सिटी था, इसने 39 स्वर्ण के साथ 96 टोटल पदक जीते थे। यूथ गेम का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का डायग्राम है दोस्तों, इसमें दिया गया यूथ गेम 5वां मध्य प्रदेश में हुआ था। ये दोस्तों 3 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में 2023 के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आयोजित किया गया था 2022 चैम्पियनशिप 18वां संस्करण यूएसए के शहर में आयोजित किया गया था। और इसमें दोस्तों पहला स्थान यूएसए 33 पदक के साथ पहले स्थान पर था। और इसमें भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर भी थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और इसका आयोजन जुलाई 15 से 24 जुलाई 22 तक हुआ था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर दूरी का भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। ये एकमात्र पदक था रजत जो भारत ने जीता था। ये नीरज चोपड़ा जी की फ़ोटो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद 80(1) के तहत करता है। और वर्तमान में अगर दोस्तों पूछा जाएगा भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो ये अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों ये कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो ये दोस्तों 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ली गई है ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान के इंग्लैंड से ली गई है। और इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो इंग्लैंड से ली गई हैं। तो इसमें एक पहला पॉइंट है संसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई है, द्विसदनात्मक प्रणाली ली गई है और मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। और अगला पॉइंट संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आँखों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगर इसकी कमी होती है तो दोस्तों रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो रेटिनॉल होता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुछ खाने योग्य चीज़ें हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ हैं, मीट है, अंडे हैं, पनीर है और इसका मुख्य स्रोत गाजर है दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम की रानी के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो भरतनाट्यम की रानी के रूप में बाला सरस्वती जी को जाना जाता है। ये दोस्तों बाला सरस्वती जी की फ़ोटो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कपास की वृद्धि के लिए कितने ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास की वृद्धि के लिए लगभग 210 ठंड दिनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और यह भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। अगला प्रश्न दोस्तों, 1948 में किस वर्ष किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया गया था दोस्तों? तो पारित किया गया था 2021 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे? तो ये थे दोस्तों मौर्य समाज में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी के प्रांतीय केंद्र शामिल थे दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जमे हुए गैस, चट्टान और धूल के कोष में स्नोबॉल है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें दोस्तों कहते हैं धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु या कॉमेट, कॉमेट भी इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसे। ये कॉमेट है, एक प्रकार का चित्र बना हुआ है, देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत किस देश में से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह है दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। और इसमें कुछ अन्य कंट्री भी हैं दोस्तों जो भारत के साथ सीमा साझा करती हैं। अगर सबसे लंबी दूरी का पूछा जाएगा तो दोस्तों बांग्लादेश होगा 4096 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे चीन है, 3488 किलोमीटर है। और अगला है पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर है। अगला है नेपाल 1751 किलोमीटर। और अगला है म्यांमार 1643 किलोमीटर। अगला है भूटान 699 किलोमीटर। ये दोस्तों देख लिए बांग्लादेश है और इससे सटे राज्य कुछ हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों इसमें, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर है। इसमें कुछ और पॉइंट है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। बांग्लादेश से कुछ सटे हुए राज्य हैं
पश्चिम बंगाल है दोस्तों, त्रिपुरा है दोस्तों, मिज़ोरम और मेघालय और दोस्तों असम है। ये सब बांग्लादेश से सटे हुए कुछ प्रमुख राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया था? तो ये लगभग किया था 600 केंद्र का उद्घाटन किया था दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट हैं। यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, टोटल फैमिली इनकम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो टोटल फैमिली इनकम को घरेलू इनकम 12 मंथ मतलब 1 वर्ष की अवधि के भीतर घर के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल इनकम को सकल इनकम को कहते हैं दोस्तों। टोटल फैमिली इनकम, ये हाउस होल्ड इनकम भी कहते हैं दोस्तों। एक परिवार का चित्र बना है, इसे आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज के 16 मई के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस हो गया। ये फर्स्ट शिफ्ट का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MTS 16 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार हैं। आज का पहला प्रश्न, जब क्रिकेट बॉल फील्ड से स्पर्श करते हुए सीमा रेखा से बाहर जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे 4 रन कहते हैं, चौका जिसे कहा जाता है दोस्तों, बाउंड्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, किस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो ये कुछ खेल जो हैं जिनमें 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। इसमें क्रिकेट मुख्य माना जाता है दोस्तों। काफ़ी युवा लोगों की पसंद क्रिकेट मानी जाती है। अपने भारत में बहुत मोस्ट पॉपुलर खेल है ये दोस्तों। और अगला है ये दूसरे नंबर का हॉकी और तीसरे नंबर का है ये फुटबॉल जो पैरों से खेला जाता है। हॉकी में एक स्टिक होती है जिससे बॉल को गोल पोस्ट में मारना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, किस विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसे DAHD भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है दोस्तों। ये वन हेल्थ ये लोगो है दोस्तों। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड में इसे शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में वन हेल्थ फ्रेमवर्क उपक्रम परियोजना को लागू किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं दोस्तों? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा जूट को गोल्डन फाइबर रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होता है। इसका चित्र बना हुआ है दोस्तों। सर्वाधिक जूट अगर पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये वेस्ट बंगाल में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, MgCl2 का दोस्तों कॉमन नेम क्या है? तो MgCl2 का कॉमन नेम मैग्नीशियम क्लोराइड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को ने इस्पात उत्पादन कब शुरू किया गया था?
किया था? तो शुरू किया था दोस्तों 1912 में। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया और 1912 में जमशेदजी टाटा के समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया गया। तो टिस्को का दोस्तों कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र की ये बुक है दोस्तों, इसी के राइटर विष्णु शर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय ने किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित थे। आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवित जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं दोस्तों। ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोनल मानसिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसिंग स्टाइल की डांसर हैं ये। और सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण से और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले शिफ्टों में भी सोनल मानसिंह के बारे में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो जम्मू कश्मीर में प्रचलित नृत्य है दोस्तों राउफ। इसके अलावा डमाल, हिक्कत, कुंद डांडी नाच, दमाली प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर जैन जी थे। 24वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इनका जन्म वैशाली के राज्य छतरी कुंडलपुर में हुआ था। इनका मोक्ष स्थान पावापुरी जिला नालंदा बिहार था। भगवान महावीर का बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भगवान जी का चित्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? तो ये थी नरगिस दत्त जी थे। इनको सन 1958 में यह अवार्ड मिला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सम्मान मिला था दोस्तों, सॉरी। अगला प्रश्न, वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये दोस्तों वर्तमान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। और इन्होंने 11 अगस्त 2022 में पद पे बने हुए हैं। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये दोस्तों 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंबर पूछ लिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कुछ अपने मूल कारणों के वजह से ये युद्ध हार गए थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं दोस्तों जो इस प्रकार हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। और सन 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी।
ये तराइन का प्रथम युद्ध था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों डायग्राम बना हुआ है, बैटल ऑफ तराइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली किस संविधान से ली गई है दोस्तों? तो ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो दोस्तों ये शुरू किया था राष्ट्रीय पोषण अभियान को सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रशासित किया गया था दोस्तों, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। पोषण अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में शुरू किया गया था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का दोस्तों लोगो बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन एक अभियान पोषण अभियान का लोगो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। कौन सा अवसादी चट्टान का प्रकार है दोस्तों इसमें? तो इसमें है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल शामिल हैं। और अगर अवसादी शैल पूछा जाए दोस्तों तो इसे द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर भी इसे कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें आग्नेय शैल मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला पॉइंट दोस्तों, अवसादी शैल इसे द्वितीयक चट्टान कहा जाता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। जीडीपी में डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। तो डी का मतलब दोस्तों डोमेस्टिक होता है, जो घरेलू भी कहते हैं इसको, घरेलू। ये लोगो बना हुआ है दोस्तों, जिसमें दिया गया है जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण रेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, गंगा और ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक में लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसकी संख्या को दोस्तों कोरम कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं दोस्तों। लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। आगे पॉइंट है एक दोस्तों, कोरम फॉर लोकसभा इट इज़ 55 मेंबर एंड फॉर राज्यसभा इट इज़ 25 मेंबर होते हैं दोस्तों इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। पोंगल किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्र का एक त्यौहार है दोस्तों। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का फसल त्यौहार है, जो थाई लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये जनवरी से फरवरी के माह में मनाया जाता है। एक डायग्राम बना हुआ है दोस्तों पोंगल का पूजा करते हुए फसल त्यौहार के दौरान। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से स्तनधारी जीव कौन सा है दोस्तों? तो मैमेलियन है इसमें, मुख्य तरह से मनुष्य हैं दोस्तों। कंगारू, चूहा, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊँट, व्हेल, मछली, बैल, बंदर इत्यादि इत्यादि हैं दोस्तों इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो ये दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी दोस्तों, तो ये 1872 में प्रारंभ हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1981 में दोस्तों हुई थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आज का 16
मई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था दोस्तों। इसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आज आपसे डिस्कस किया है। SSC MTS 16 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो इस प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन से। इसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो कथक नृत्य शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्यों के रूप में से एक है, जिसमें कथक नृत्य के 3 विशिष्ट रूप लखनऊ घराना, जयपुर घराना और एक ये बनारस घराना है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, घराने के बारे में बार बार पूछा जाता है। लखनऊ घराना और बनारस घराना मोस्ट पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार किस अनुच्छेद मूल वर्णित है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 25 में मूल वर्णित है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 25 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे दोस्तों? तो ये बनाए थे डेविड गांवर ने। इसमें टोटल 384 रन बनाए थे दोस्तों डेविड गांवर ने। ये डेविड गांवर का उस टाइम का दोस्तों चित्र है और इसमें कुछ अन्य तथ्य हैं दोस्तों। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कपिल देव ने बनाए थे। ये 1983 में वर्ल्ड कप जीता था भारत, उस दौरान वर्ल्ड कप लेते हुए ये उठाए हुए कपिल देव जी हैं। और इसमें मेज़बान देश इंग्लैंड था। सर्वाधिक विकेट इसमें लिया था रोजर बिन्नी। ये रोजर बिन्नी के उस समय का फ़ोटो है दोस्तों। टोटल 18 विकेट इन्होंने लिए थे। और इसमें भी एक तथ्य है कुछ दोस्तों, एक प्रश्न ये भी बहुत पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है दोस्तों, इसीलिए इसको नोट किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है। और अगर पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि BCCI के सचिव, वर्तमान में सचिव कौन है? तो दोस्तों ये जय शाह जी हैं। और इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि रोजर बिन्नी ने BCCI का अध्यक्ष बनने में से किसका स्थान लिया है दोस्तों? इससे पूर्व में कौन BCCI के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सौरभ गांगुली जी, इससे पूर्व BCCI के अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों पूछा जाए कि जय शाह जी इनके पिता का नाम क्या है? तो जय शाह जी के पिता का नाम अमित शाह है, जो वर्तमान में मंत्री पद पे भी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो देवी काली को समर्पित है? तो तेलंगाना का जो त्यौहार है दोस्तों, बोनालू तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है। सिकंदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। इसमें खोपड़ी पे रख के, सिर पे रख कर ये त्यौहार मनाया जाता है। एक तरह का नृत्य करते हैं या लेके इसको चलते हैं। इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों, 2014 में राज्य के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था उस समय। अगला प्रश्न दोस्तों, अलकनंदा और भगीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो होता है दोस्तों देवप्रयाग में होता है। इसमें एक और पॉइंट दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टेरी गढ़वाल ज़िले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भगीरथी नदी से संगम होता है दोस्तों। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्स सॉरी दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई इस प्रकार से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों NOH है। इसे NOH भी कहा जाता है, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों, सफ़ेद रंग का होता है। ये चीनी और पाउडर के टाइप का होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, PM केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है दोस्तों? तो PM केयर फंड के ट्रस्टी इस समय दोस्तों रतन टाटा जी को बनाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ रतन टाटा जॉइंस एज ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, PIL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? PIL का पूर्ण रूप से क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है PIL जिसे कहा जाता है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 या सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के में दायर की जाती है दोस्तों। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये देखिए दोस्तों डायग्राम बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है? तो यह दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था कैल्शियम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं दोस्तों। कैल्शियम क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं आता है। कैल्शियम आवर्त सारणी का दूसरे सेकंड A की क्षारीय मृदा धातुओं में से एक है ये दोस्तों। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ca है। इसे Ca से भी डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका परमाणु क्रमांक 20 है। क्षार तत्वों में दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं जो लगातार अवधि में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों पूछा जाता है SLR का फुल फॉर्म। कई परीक्षाओं में दोस्तों ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ये अर्थशास्त्र में काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसमें से एक SLR का पूछा जाता है और एक CRR का पूछा जाता है। तो SLR का फुल फॉर्म स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो है इसका फुल फॉर्म। और अगर CRR का फुल फॉर्म पूछा जाए तो दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। SLR दरों को विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक घटक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित घात के नाम से दोस्तों बिंदुसार मौर्य को जाना जाता है। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसमें अन्य कुछ तथ्य हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या सैंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता था। अशोक मौर्य को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता था। अशोक बिंदुसार मौर्य के पुत्र थे। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ I2U2? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कई करंट के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें I2U2 का मतलब इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड एमिरेट्स है, जिसे UAE भी कहा जाता है। इसमें इन देशों के PM हैं। द फर्स्ट वर्चुअल समिट इज़ ऑफ I2U2 टुक प्लेस ऑफ 14 जुलाई को ये हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चेर वंश का सिंबल क्या है दोस्तों? तो चेर वंश का सिंबल धनुष है। चेर साम्राज्य प्राचीन द्रविड़ राजवंशों में से एक था, जिसने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में केरल के वर्तमान राज्यों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता था। चेर शब्द का अर्थ प्राचीन तमिल में पहाड़ की गिरावट है। और इसमें कुछ तथ्य दोस्तों,
चेर साम्राज्य की राजधानी अगर पूछी जाएगी तो दोस्तों वंजी थी। सबसे लोकप्रिय चेर शासक सेनुगोतुर्वन था। आगे दोस्तों, साम्राज्य का अंतिम शासक अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों चेरमन पेरुमल था। कूदता हुआ बाघ चोल से संबंधित है दोस्तों। दो मछलियाँ पांड्या से संबंधित। धनुष और बाण चेर से संबंधित है दोस्तों। सिंह चतुर्मुख है दोस्तों भारत से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दिया बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनका चित्र है दोस्तों। स्वराज सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संगीतकार स्वर्ण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों संबंधित हैं सरोद से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह भारत की पहली महिला सरोद वादक थी। अगला पॉइंट दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार स्वर्ण रानी भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी। ये इनका चित्र बना हुआ है दोस्तों नीचे सरोद लेके। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये दोस्तों ये अपना नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून कहा जाता है। नेपच्यून सौरमंडल का तीसरा सबसे विशाल ग्रह है और सूर्य से 8वां और सबसे भारी ग्रह है ये। जुपिटर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसमें मंगल भी पृथ्वी के निकट है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ये नेपच्यून का डायग्राम बनाया हुआ है दोस्तों। नीले रंग का ग्रह है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जयपुर सिटी का संस्थापक कौन है? तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर के में महाराज को कछवाहा कबीले का विस्तारित प्रमुख माना जाता था। ये देखिए गुलाबी नगरी से भी इसे जाना जाता है जयपुर को, पिंक सिटी ऑफ जयपुर। सवाई मानसिंह जयपुर के अंतिम शासक भी माने जाते थे ये। अगला प्रश्न दोस्तों, कुमारी कमला किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कुमारी कमला भरतनाट्यम से संबंधित है। इनका चित्र बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनटचेबल पुस्तक मुल्क राज आनंद ने लिखी है। अनटचेबल पुस्तक राज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित पहला उपन्यास था। ये देखिए बुक है दोस्तों। ये मुल्क राज आनंद जी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुनिया में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है दोस्तों। ये देखिए कॉफ़ी के चित्र हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVTGS? तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका चित्र बना हुआ है दोस्तों। ये ट्राइबल एरिया के लोग हैं इसमें। यह आज थर्ड शिफ्ट के 16 मई के थर्ड शिफ्ट का पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको अगर बढ़िया लगा है दोस्तों तो इसे आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगले शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। और भी ऐसी प्रमुख वीडियो पाने के लिए और आने वाली परीक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।